नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 9 फरवरी 2023। आज हम लोग देखेंगे कि दैनिक क्विज के इस श्रृंखला में कौन कौन से प्रश्न हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सत्र को शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं, तो आपके लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन बायजूस आईएएस की तरफ से करा जा रहा है। डेट याद रखिएगा, 12 फरवरी 2023 सुबह 11 बजे ये परीक्षा आयोजित करी जाएगी। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, तो वहां पर जाके आप तुरंत रजिस्ट्रेशन करिए। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 12 फरवरी सुबह 6 बजे। बट लास्ट मोमेंट का वेट बिल्कुल मत करिएगा, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करिए। तो अब सत्र को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, कल के दैनिक क्विज में भी हमने आरबीआई के बारे में चर्चा करी थी, जहां पर हम लोगों ने बैंक रेट और रेपो रेट के बारे में चर्चा करी थी। अब आज भी आप देखोगे तो इंडियन एक्सप्रेस में यह आर्टिकल आया है कि आरबीआई ने अपनी पॉलिसी को वापस से चेंज किया है। चूंकि आरबीआई जो है वो ग्रोथ दिखा रहा है 6.4% का, बट उसको महंगाई को देखते हुए 4% के लेवल पर रखना है, इसलिए आरबीआई ने अपनी कई सारी नीतियों में परिवर्तन करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए, आरबीआई की मौद्रिक नीति, अब मॉनेटरी पॉलिसी, आपको भी पता है कि इकोनॉमी का जो प्रारंभिक परीक्षा में जो सिलेबस पूछा जाएगा उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट में सवाल बन सकते हैं वो आपके जितने भी हम लोग रेट्स पढ़ते हैं, रेपो रेट हो गया, एमएसएफ हो गया, एसएलआर हो गया, रिवर्स रेपो हो गया, उसके साथ साथ मौद्रिक नीति या मौद्रिक नीति समिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके कॉन्सेप्ट मैं आशा करता हूं इनको आप जरूर कंप्लीट करेंगे। तो आरबीआई की मौद्रिक नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपके सामने 3 कथन दे रखे हैं। एक सामान्य नियम के रूप में जब आरबीआई मुद्रास्फीति को रोकने के बारे में अधिक चिंतित होता है तो ब्याज दरों को बढ़ा देता है। इस प्रकार आर्थिक गतिविधियां मंद हो जाती हैं, और जब यह विकास को प्रोत्साहित करना चाहता है तो ब्याज दरों को कम कर देता है। दूसरा स्टेटमेंट है, रेपो दर में बढ़ोतरी के कारण वाहनों, गृह और व्यक्तिगत ऋण पर जो ईएमआई होती है वो भी बढ़ जाती है। मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात कर रहे हैं यहां पर, में निर्णय आम सहमति के आधार पर लिए जाते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको लगा सकते हो। देखिए, कल हम लोगों ने रेपो रेट और बैंक रेट के बारे में चर्चा करी थी, और मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि रेपो रेट जो है, ठीक है, ये जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो भी बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं उनको अब आरबीआई को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और ये कम पैसा लोन में लेंगे। तो जब ये कम पैसा लोन में लेंगे तो आगे इनसे जो लोन लेने वाले हमारे और आपके जैसे व्यक्ति हैं उनको ये हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन देंगे, तो हम लोग भी इनसे कम पैसा लोन में लेंगे। जब हमारे पास कम पैसा होगा तो हमारी क्रय शक्ति जो है वो भी कम होगी, तो आर्थिक गतिविधियां क्या हो जाएंगी, मंद हो जाएंगी। ऐसा इसलिए करा जाता है ताकि मार्केट में जो महंगाई है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो पहले वाले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ब्याज दरों को आरबीआई क्या करेगा, बढ़ाएगा, एकदम सही है। और जब भी इसको विकास कराना होगा तो ब्याज दरों को कम कर देगा ताकि मार्केट में पैसे का इनफ्लो अधिक हो जाए। रेपो रेट में वही चीजें मैंने आपको बताई, जब आप लोन लेंगे और रेपो रेट हाई होगा तो आपको हाई इंटरेस्ट पे करना होगा, आपका ईएमआई वगैरह सब हाई हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहां पर ट्रू हो जाएगा। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की जब बात करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए, बेसिकली जो मौद्रिक नीतियां होती हैं या जो ब्याज की दरें होती हैं, इसको संतुलित करने के लिए ऐसी समिति का निर्माण किया था। इसके अंडर में कितने मेंबर्स होते हैं, 6 सदस्य मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर में होते हैं। इनका जो भी निर्णय होता है वो बाकी बैंकों के लिए क्या होता है, बाध्यकारी होता है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अगर इन 6 सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल जो होता है वो 4 वर्ष का होता है। ये सारे बेसिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। यहां पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं ना वो मेजॉरिटी के आधार पर लिए जाते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर आम सहमति लिखा था, इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमें सही ऑप्शन का पता करना था तो यहां पर लिखा हुआ है केवल एक कथन गलत, ये वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, बाकी दोनों कथन यहां पर सही हैं। दूसरा प्रश्न, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, शॉर्ट फॉर्म में इसको जीईएम के नाम से जानते हैं, ये प्लेटफॉर्म के संबंध में आपके सामने कथन है। पहला कथन है, जीईएम विभिन्न केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों, संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो होते हैं उनके द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुएं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए वन स्टॉप सार्वजनिक पोर्टल है। यह सरकारी संगठनों को निश्चित मूल्य पर जो वस्तुएं हैं उनको प्रदान करता है, जिससे उनको अपने बजट को बेहतर योजना बनाने में मदद मिलती है। यह सहकारिता मंत्रालय के अधीन काम करता है।
इसको पॉज करके लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए, जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट जीईएम पोर्टल के थ्रू करा जा रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि वो 2 लाख करोड़ को क्रॉस कर लेगा। इस वजह से ये न्यूज़ चर्चा में आई। अच्छा, जब जीईएम की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको याद रखिएगा। जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या हमारी जो राज्य सरकारें होती हैं, इनके अंदर जितने सारे विभाग आप देखते हो, चाहे कोई संगठन होता है या कोई पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग होती है, उन सारे लोगों को ना कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो सामान्य उपयोग की होती हैं। तो सरकार ने क्या किया, एक ऐसा पोर्टल बना दिया। अब ये लोग क्या करेंगे, इस पोर्टल में जो जो वस्तुएं और सेवाएं यहां पर मिलती हैं, ये इनके ऊपर बाध्यता है कि भाई आप इसी पोर्टल से सामान अपने खरीदोगे। वही चीज राज्य सरकारों के विभागों और मंत्रालयों के ऊपर है। इसी पोर्टल में जो जो वस्तुएं यहां पर मिल रही हैं, आप यहीं से इनको लेंगे। 2016 में ये कॉन्सेप्ट आया था, और इसके मंत्रालय की बात करें तो ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंडर में है। ठीक है, इतनी चीज याद रखिएगा। अब वापस लौटते हैं अपने प्रश्न पर, तो पहला वाला कथन एकदम सही हो जाएगा। यहां पर देखिए, निश्चित मूल्य है ना, ये गलत है। जीईएम पोर्टल जो मैंने आपको बताया, यहां पर जो मूल्य होते हैं ना, ये टाइम टू टाइम बदलते भी रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कांस्टेंट प्राइस हो जाता है यहां पर। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। सहकारिता मंत्रालय गलत है, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो यहां पर 2 स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। अगर इस ऑप्शन में देखेंगे तो इसका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, एल्डरमैन बहुत ज्यादा चर्चा हुई है। द हिंदू में आर्टिकल आया था, मैंने आपको एक्सप्लेन करा था अच्छे से कि एल्डरमैन शब्द क्या होता है, किस तरीके से जो दिल्ली की नगर पालिका है वहां पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में जो विवाद चल रहा है। तो यहां पर लिखा हुआ है, एल्डरमैन एक शब्द है जो आमतौर पर संदर्भित करता है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसको लगाइए। अब देखिए, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो एल्डरमैन का राइट टू वोट होता है, उसको संविधान के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं करा जा रहा है। अब अगर एल्डरमैन की बात करें, अब देखिए यहां पर क्या है, 1957 का जो दिल्ली के अंदर एक्ट है, उसके अंदर एक धारा है। इस धारा का इंपॉर्टेंट है, नंबर याद रखिएगा, सेक्शन 3। इसके अंदर ये प्रावधान है कि जो भी ल्यूटेनेंट गवर्नर होते हैं दिल्ली के अंदर, तो वो 10 ऐसे लोगों की नियुक्ति कर सकते हैं, यानी कि उनको मनोनीत कर सकते हैं जो नगर पालिका के अंदर बैठेंगे। अब शर्त ये होनी चाहिए कि देखो, पहले अगर एज की बात करें तो 25 वर्ष से ज्यादा उनकी उम्र होनी चाहिए। दूसरा, उनको ना जो नगर पालिका होती है, ठीक है, इसके प्रशासन का बहुत अच्छा अनुभव होना चाहिए। बट इसमें ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं कर सकते। तो यहां पर जो नियुक्ति हुई है उस पर दिल्ली सरकार ने प्रश्न उठाया है कि आपने ये नियुक्ति ना पॉलिटिकल पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए यहां पर 10 लोगों की नियुक्ति करी है। अगर एल्डरमैन की बात करते हैं तो इनको पावर क्या क्या होती है। पहली चीज तो वोटिंग की पावर इनको नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा जो भी एमसीडी के अंदर जब भी कोई वित्तीय मुद्दा होता है या वित्तीय नियंत्रण की बात होती है, तो उसमें इनके पास पावर होती है। ये वहां पर जो भी वार्ड समिति की बैठकें होती हैं, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो स्टैंडिंग कमिटी है उसकी बैठक में शामिल होते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल यहां पर एल्डरमैन का हो जाता है। वापस लौटते हैं अपने प्रश्न पर। तो चारों ऑप्शंस देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि नगर निकाय के मनोनीत सदस्यों को हम लोग एल्डरमैन के नाम से जानते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संबंध में आपके सामने ये कथन दे रखे हैं। वीडियो को पॉज करके इसको लगाने का प्रयास करिए। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला कथन है, मोहम्मद अली जिन्ना के काम और अलीगढ़ आंदोलन से विकसित हुआ था। दूसरा है, 1875 में अलीगढ़ में मदरसातुल उलूम के रूप में स्थापित किया गया था और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में विकसित हुआ। स्वतंत्रता के बाद कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बदल दिया गया। अब देखिए, पहले वाले कथन पर नजर डालते हैं। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, यहां पर आएगा सर सैयद अहमद खान, ठीक है, और उनका योगदान बहुत ज्यादा रहा इस विश्वविद्यालय की स्थापना में। जो दूसरा स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, मदरसातुल उलूम 1875 में इसको पहले इस नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज पड़ा। स्वतंत्रता के बाद यहां पर बोला जा रहा है कि इस कॉलेज को एएमयू घोषित करा गया, ऐसा नहीं था। 1920 में 1920 में ही इसको एएमयू डिक्लेयर कर दिया गया था। तो यहां पर केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। हमसे सही स्टेटमेंट पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आया है, देख लेते हैं। भारतीय अनूपमृग बारासिंघा के नाम से फेमस है। ये पक्की भूमि पर फलती फूलती है जो प्रजाति है, केवल घास खाते हैं। संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है। अब आपको बारासिंघा के बारे में पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु इसको कहा जाता है, ठीक है।
इसको अन्य नाम से भी जानते हैं जैसे हार्ड ग्राउंड। इसके अगर IUCN स्टेटस की बात करें तो वो वल्नरेबल है। साइट्स संस्था की बात करें तो उनके अपेंडिक्स 1 में इसको रखा गया है। और अगर भारतीय वन्यजीव अधिनियम की बात करें 1972 का, तो इसके शेड्यूल 1 में आता है। ये मुख्य मुख्य बातें हैं बारहसिंघा के बारे में जो पता होनी चाहिए। अब जब भी बारहसिंघा का नाम आएगा तो आपको पता होना चाहिए, चूंकि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, तो इसके संरक्षण के लिए स्पेशली यहां पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा फेमस है बारहसिंघा के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको पता होना चाहिए नेशनल पार्क भी है और इसके साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है। अब मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश में आपको कान्हा भी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो पन्ना टाइगर रिजर्व भी मिलेगा, बांधवगढ़ भी यहीं पे मिलेगा, ठीक है, पेंच भी यहीं पे मिलेगा। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं टाइगर रिजर्व के रेफरेंस में मध्य प्रदेश के अंदर। अब आपको पता है मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है जहां पर हम लोगों ने चीतों को रखा है। तो मध्य प्रदेश नेशनल पार्क की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट हो जाता है, जिससे प्रश्न बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कई बार कर रखी है, तो इसके ऊपर जो विवाद हो रहा है वो भी मध्य प्रदेश के अंदर देखा जा रहा है। तो ये सारे जो करंट हैं एक दूसरे से जोड़ के आप पढ़ेंगे ना, तो कई सारी न्यूज एक ही करंट अफेयर से निकल के सामने आ जाएगी। चलिए आज के तथ्य में नजर डालते हैं। असंसदीय भाषा एवं आचरण के विरुद्ध नियम, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग पॉलिटी की जब तैयारी करते हैं तो उसमें संसद चैप्टर तो पूरा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी के एक खंड के बारे में आज हम लोग बेसिकली चर्चा करेंगे। यहां पर देखिए वर्ड यूज हुआ है एक्सपंज्ड। एक्सपंज्ड का मतलब होता है किसी चीज से निकाल देना, और किस चीज से निकाल देना, रिकॉर्ड्स ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि पार्लियामेंट में आप देखते होंगे, चाहे लोकसभा की बात कर लें, राज्यसभा की बात कर लें, तो वहां पर जो भी सांसद होते हैं वो जो भी टिप्पणियां करते हैं, जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उसके बारे में उनके पास क्या अधिकार है और असंसदीय भाषा किसे कहते हैं, इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब देखिए यहां पर जब भी विशेषाधिकार की बात आती है तो एक आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर सामने आता है, वो है आर्टिकल 105। बेसिकली ये विशेषाधिकारों से संबंधित है। अब विशेषाधिकार में तो बोलने का भी अधिकार यहां पर आ जाता है। तो क्या बोलने के अधिकार को जब भी हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग जोड़ते हैं अपने मौलिक अधिकार यानी कि आर्टिकल 19 से। देखिए यहां पर क्या है ना, जो भी संसद के अंदर कार्यवाहियां होती हैं उसमें जो भी सदस्य कोई भी भाषण या कोई भी अपनी अपनी जो अभिव्यक्ति है वो जब प्रस्तुत कर रहे होते हैं तो उनको बोलने का अधिकार होता है। परंतु जो भी संसद के नियम होते हैं, ठीक है, संसद के जो भी नियम हैं या जो उन संसद के आदेश होते हैं, जो भी संसद ऑर्डर निकालती है, उसके अधीन रह के आप कोई भी टिप्पणी कर सकते हैं। अब उस प्रांगण में जैसे आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, इसके जजेस के बारे में, इनके आचरण के बारे में वहां पर कोई सदस्य बात नहीं कर सकता। तो ये एक निर्बंधन यहां पर लगा दिया जाता है। और इसी आर्टिकल 105 में गिरफ्तारी से मुक्ति के बारे में भी अधिकार है, परंतु हम उस अधिकार में नहीं जाएंगे। हम लोग अभी बेसिकली यहां पर भाषा पर हम लोग को फोकस करना है। तो देखिए इस आर्टिकल में ना 105 आपको समझ में आ गया। इसी में 105 का जब खंड 2 पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, जो भी संसद के अंदर सदस्य होते हैं वो कोई भी टिप्पणी करते हैं, कोई भी बात अपनी कहते हैं, ठीक है, उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं करी जाएगी। तभी तो इसको विशेषाधिकार बोल रहे हैं ना, प्रिविलेजेस बोल रहे हैं। विशेषाधिकार शब्द का प्रयोग ही वहीं पर हो रहा है जहां पर उनको कुछ अलग से हट के पावर दी जा रही है। बट एक यहां पर ध्यान रखने वाली चीज होती है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नियम 380 और नियम 381। देखिए 380 पहले समझते हैं क्या होता है। देखो अब सदन के जब अध्यक्ष की बात करते हैं या सभापति की बात करते हैं तो ये लोकसभा के अंदर होगा, ये राज्यसभा के अंदर होगा। तो यदि अध्यक्ष जो है, ठीक है, उसको अपना विवेक इस्तेमाल करना होता है, उसे यदि लगता है कि मान लीजिए कोई सदन के अंदर सदस्य हैं, वो कोई भाषण कर रहे हैं या वो किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं या वाद विवाद हो रहा है, उसमें यदि किसी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो किसी की मानहानि करते हैं, अशोभनीय है या असंसदीय है या अभद्र है, तो ऐसे में जो अध्यक्ष होते हैं उनके पास ये पूरा राइट होता है अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ये आदेश दे देते हैं कि ऐसे शब्दों को जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं उनकी कार्यवाही से निकाल दिया जाए। इसी को बोलते हैं एक्सपंज्ड, ठीक है। इसी के साथ साथ 381 ये कहता है कि जो ये शब्द निकाले जाते हैं ना, अब मान लीजिए जो कार्यवाही है वो हो रही होती है, लिखित हो रही होती है, तो उसमें मान लीजिए इतना पोर्शन निकाला गया है, तो इतने पोर्शन को निकालने के बाद आप जैसे देखते होगे कोई भी किताब आप पढ़ते हो तो किताब में कई जगह पर नोटेशन लगे होते हैं, 1 2 छोटा स्मॉल सा लिखा होता है, और पेज के लास्ट में 1 को एक्सप्लेन करा गया होता है, फुट नोट जिसको बोलते हैं, 2 को एक्सप्लेन करा गया होता है, या मान लीजिए यहां पर लिखा होता है स्टार और नीचे स्टार को समझाया गया होता है कि यहां पर स्टार का मतलब क्या है। तो
381 ये बताता है कि उसी जगह पर नोटेशन करा जाएगा और फुट नोट में यहां पर नोटेशन में ये चीज लिखी जाएगी कि अध्यक्ष ने आदेश दिया है, उनके अकॉर्डिंग इस शब्द को यहां से निकाला गया है। अब ये जो सारे शब्द होते हैं ना, जो ये असंसदीय जिनको बोला जाता है कि ये अभद्र शब्द हैं, आप संसद के दौरान इन सब शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते हो, तो ये सारे शब्द निकालने के बाद संसद क्या करती है, इसकी पूरी एक बुकलेट बनाती है, एक पूरी समझ लीजिए डिक्शनरी टाइप की बनाती है, जिसको ये बोलते हैं कि असंसदीय शब्दावली। ठीक है, ऐसे वर्ड्स को इन सारे यहां पर एक जगह पर इकट्ठा रखा जाता है और ये डिसाइड कौन कर रहा है, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति जो होते हैं, वो यहां पर उस पुस्तक के अंदर वो सब शब्दों को सम्मिलित करते हैं। अब ये शब्द अंग्रेजी भाषा के भी हो सकते हैं या फिर कोई भी भारतीय भाषा है उसके अंदर यदि कोई ऐसा शब्द प्रयोग हो रहा है जो संसदीय मर्यादा को ठेस पहुंचाता है, तो उसको वहां से हटाकर और इस शब्दावली में रखा जाता है, जिससे कि आगे भी उस शब्द का प्रयोग ना हो पाए। तो आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। आज मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं। सबसे पहला प्रश्न, बहुत लेटेस्ट प्रश्न पूछ रहा हूं, ऑपरेशन दोस्त, और दूसरा प्रश्न है डार्क स्काई। दोनों प्रश्नों को कमेंट करके बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट डेली क्विज के सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।